नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, अब तो जैसे इलेक्शन अब शुरू ही हो चुके हैं, पॉलिटिकल गतिविधियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, फुल स्पीड से चल रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल साहब ने जब रिमांड उनकी मांगी गई और उन्होंने कोर्ट में आके जो वक्तव्य दिया, और एक नया कांग्रेस को के ऊपर 1835 माफ करिएगा 1835 करोड़ रुपए की एक डिमांड निकाली गई इनकम टैक्स से। मालूम नहीं क्यों मुझे एक ऐसा है, और बहुत से लोग इस बात को कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले वो आम आदमी पार्टी को डी रिकॉग्नाइज करेंगे, कांग्रेस के सारे दफ्तरों को कुर्की के नाम पे, क्योंकि 30 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं दिया तो उनको ये हक है कुर्की करने का, उसको कब्जा करेंगे। और शायद अरविंद केजरीवाल जी अब जैसा लग रहा है कि इलेक्शन से पहले तो छूटने वाले नहीं हैं। तो मैं एक आपसे ये चीज की, जब बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि मल्टी पार्टी होगा। तो ये तो बिना कुछ कहे वो उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को तहस नहस करने की एक, मुझे तो बिल्कुल सुनियोजित प्लान लग रहा है। मैं षड्यंत्र अभी भी नहीं बोल रहा हूँ, प्लान लग रहा है। प्रोफेसर साहब, हर षड्यंत्र अपने आप में प्लान ही होता है। कोई भी षड्यंत्र हो वो अपने आप में एक योजना ही होती है। देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, उसके बारे में तो घोषित रूप से या अघोषित रूप से कैसे भी आप कहें, भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि उसको वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद करते हैं। नरेंद्र मोदी ने तय किया है, भाजपा ने क्या, कि अगर आज भाजपा के नेतृत्व पर नरेंद्र मोदी काबिज न होते तो शायद इस तरह की कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो एक खास तरह के नेता हैं और वो अपने जिस बुरा मान जाते हैं तो बदले की भावना से बहुत ज्यादा काम करते हैं। अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद से ये एकमात्र ऐसी गिरफ्तारी है इसने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। पहले जर्मनी ने इसके ऊपर आपत्ति की, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसके ऊपर आपत्ति की, और कल संयुक्त राष्ट्र ने भी इसके ऊपर आपत्ति की। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय इन लोगों को बुला बुलाकर कह रहा है कि भाई आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक निष्ठावान कार्यकर्ता, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वो मोर्चे पे आए कल और उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि हमको कोई सबक न सिखाए, अमेरिका और जर्मनी अपने अंदर झांके और हमको कोई सबक न सिखाए, इस प्रकार की बात कही। तो वो उन्होंने तय कर दिया है कि कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी करता रहे, वो अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। कांग्रेस के ऊपर उनका हमला आर्थिक है और आम आदमी पार्टी के ऊपर उन्होंने चुना है कि वो ईडी के जरिए, नेताओं की गिरफ्तारी के जरिए उस पार्टी को खत्म करेंगे। और ये बात बिल्कुल कल एबीपी चैनल का एक कॉन्क्लेव था, उस कॉन्क्लेव में आतिशी के साथ में जगविंदर पटियाल ने एक लंबा इंटरव्यू लिया सब लोगों के सामने, और आतिशी ने बड़े प्रभावी तरीके से, बहुत ही कड़क कर अपनी बात उन्होंने रखी और बहुत साफ तौर पर, बुलंद आवाज में, बहुत ही विश्लेषणात्मक फ्रेमवर्क में उन्होंने अपनी बात रखी, जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो भाजपा है और नरेंद्र मोदी के रणनीतिकार हैं, वो दरअसल किस तरीके से आम आदमी पार्टी की पूरी रणनीति का खुलासा चाहते हैं और उसके लिए इस गिरफ्तारी का और शराब घोटाले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हालत यह है कि न केवल अरविंद फार्मा और शरद पी रेड्डी का पैसा इन लोगों ने लिया है, बल्कि एक और अप्रूवर है, एक और वायदा माफ गवाह है जो रेड्डी है, और उसको तो वहां पर टिकट दे दिया गया है, तेलुगु देशम में टिकट दे दिया है आंध्र प्रदेश में। तो वो भी चल रहा है पूरा का पूरा, यानी लोगों को अप्रूवर बनाना, वायदा माफ गवाह बनाना, उनसे लंबे लंबे चंदे लेना और उनको अपनी पार्टी का, उनको अपने अलायंस का टिकट भी देना, ये भी चल रहा है साथ में। और ये चीजें इतनी स्पष्ट रूप से चल रही हैं, निर्लज तरीके से चल रही हैं, लेकिन भाजपा को पूरा विश्वास है कि मीडिया हमारे पूरे कब्जे में है, वो इन सवालों को नहीं उठाएगा। जी, ये अपने आप में हैरत की बात है कि कल पूरे दिन एबीपी चैनल के ऊपर भाजपा के बड़े बड़े नेताओं, राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह तक, सबसे चर्चाएं हुई, लेकिन शरद पी रेड्डी और अरविंद फार्मा का सवाल ना के बराबर ही उठाया गया। जी जी, आप देखिए, भाजपा का एक नेता कहता है कि अगर आम आदमी पार्टी को इतनी समस्या है तो वो कोर्ट में क्यों नहीं जाती, वो कोर्ट में क्यों नहीं, हर बात पे वो कोर्ट में क्यों नहीं जाते, वो अदालत से अपने पक्ष में फैसला लेके आए।
लेकिन जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं नहीं बने रह सकते, इस सवाल का जिक्र होता है, तब वो कहते हैं कि नैतिकता भी कोई चीज होती है। ठीक है, कानून उनको इस काम से नहीं रोक सकता, लेकिन नैतिकता के यानी जब चाहते हैं तो नैतिकता को अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं, और जब चाहते हैं तो कहते हैं कि नियम कानूनों के मुताबिक सारा काम होगा। यानी जो चीज आपके लिए थोड़ी दिक्कत तलब होती है उसको आप फौरन छोड़ देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को तो उन्होंने तय कर लिया है कि उसको एक विपन्न पार्टी बना देना है, और उसके लिए वो इनकम टैक्स को एक हथियार की तरीके से, इनकम डिपार्टमेंट को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान कांग्रेस की तरफ भी गया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने जो आपत्ति दर्ज की है वो केवल आम आदमी पार्टी भी दर्ज नहीं की है, बल्कि उसने कांग्रेस के साथ जो सलूक किया जा रहा है उस पर भी दर्ज किया। अब तो मुझे लगता यह है कि विपक्ष को एक मजबूत प्रतिनिधि मंडल बनाकर चुनाव आयोग को तुरंत समय मांगना चाहिए। वो चुनाव आयोग अगर समय न दे तो उनके बड़े बड़े नेताओं को, जिसमें राहुल गांधी शामिल हों, जिनके अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हों, विपक्ष के और बड़े बड़े नेता शामिल हों, चुनाव आयोग के दरवाजे पे जाकर धरना दे देना चाहिए, गिरफ्तारी देनी चाहिए वहां पर। क्योंकि अब चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड कायम करने की जिम्मेदारी केवल गेंद चुनाव आयोग के हाथ में है। भाई फिर आचार संहिता क्या लगी हुई है? क्या ईडी चुनाव आयोग से पूछ के कार्रवाइयां कर रही है? क्या इनकम टैक्स चुनाव आयोग से पूछ के ये कार्रवाई कर रहा है? ऐसा क्या गजब हो गया है कि ये कार्रवाई जो है 10 जून के बाद नहीं हो सकती है? 4 जून को नतीजे आएंगे, 10 जून तक सरकार बन जाएगी, क्या ये कार्रवाई 10 जून के बाद नहीं हो सकती है? आप कांग्रेस से जितना चाहे इनकम टैक्स वसूल कीजिए नहीं कीजिए, मुकदमा चलेगा, उसका बहस होगी, अपीलेट, जो कुछ होना होगा, सारा काम 10 जून के बाद हो सकता है। तो ये इसके तुरंत जाना चाहिए वहां पर, बिना देर किए हुए आपस में बैठ के तय करना चाहिए और वहां जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये जो रैली है उनकी, इस रैली में मंच से इस चीज की घोषणा होनी चाहिए, और चुनाव आयोग अगर नहीं बुला के बातचीत करता है और ठीक से चुनाव आयोग की तरफ से अनुक्रिया ठीक नहीं मिलती है तो वहां पर धरना दे देना चाहिए और उसमें गिरफ्तारी भी देनी चाहिए। ये अगर नहीं करेंगे तो बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का जो गठजोड़ है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कई तरह के अंदेशों से भरा हुआ है। इसीलिए ये अटैक और भी ज्यादा जोरदारी के साथ हो रहा है। जी। लेकिन प्रोफेसर साहब, जो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल साहब जो पिछले 6 महीने से ये था कि किसी दिन भी गिरफ्तार, हम लोग ने भी कई बार कहा कि अब इस हफ्ते हो जाएंगे, 2 दिन में हो जाएंगे, तो वो अपनी पूरी तैयारी करके आए, होमवर्क करके आए हैं। वो ये जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, अब प्रत्याशित नहीं है। और जो उन्होंने उस दिन वक्तव्य दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी लाख चाहे, अरविंद केजरीवाल को भाई वो चाहेंगे कि उनको 4 बार भी फांसी लटका दी जाए, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार भी फांसी लटके, लेकिन शरद रेड्डी को 55 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बीजेपी ने वसूली की, ये उन्होंने बिल्कुल ठीक से चिपका दिया है उस वक्तव्य में। तो अब अगर अरविंद केजरीवाल का निर्णय आ जाएगा या कल आएगा, कभी भी आएगा और उनके खिलाफ ही आएगा, लेकिन शरद रेड्डी का 55 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड को भी लिखना पड़ेगा किसी भी जज को, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, बिल्कुल रिकॉर्ड पे चला गया है। अरविंद केजरीवाल ने इस तरह अदालत में उसे उठाया है और अभी उनके वकील अगली बार उसको और जोरदारी के साथ उठाएंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कही जा रही है, टीवी पे भी इसे दिमाग ने इस बात को कई बार मजबूती से कहा है। दूसरे जो इस देश की सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एंकर आजकल मानता हूँ संदीप चौधरी, उन्होंने इस बात को पूरे 1 या 2 कार्यक्रमों में इस बात को बहुत जोरदारी के साथ उठाया है। तो वो तो बिल्कुल वो रिकॉर्ड पे चला गया है। अब भाजपा इससे बच नहीं सकती है। भाजपा के पास जो सत्ता है वो पूरे जो वो है संस्थाएं उसके कब्जे में है, तो वो अपने खिलाफ कोई कार्रवाई इस सवाल पे नहीं होने देगी। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जबकि अदालत में भारतीय जनता पार्टी को एक कंपनी के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को सीए के तौर पर, इस तरह उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ किया है, ये अरविंद फार्मा और शरद पी रेड्डी के सवाल पर अदालत में इनके खिलाफ मुकदमा जाएगा। ये ताज्जुब है कि डीएलएफ वाला मसला, डीएलएफ ने 1 पैसा नहीं दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड में, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर सीबीआई की रेड हुई 175 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दे दिए। तमाम मामलों की
कोर्ट में अभी तक याचिकाएं दाखिल क्यों नहीं की गई हैं? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एफआईआर पुलिस तो दर्ज करेगी नहीं भाई, भाजपा के खिलाफ एफआईआर पुलिस तो दर्ज करेगी नहीं। लेकिन इस सवाल के ऊपर एक ऐसी स्कीम जो कि सुप्रीम कोर्ट की निगाह में पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, एक ऐसी स्कीम जिसके ऊपर काले धन को सफेद करने का दाग लग गया है पूरी तरीके से, एक ऐसी स्कीम जो कि शुरू से ही झूठ, दगाबाजी और गोपनीयता पर आधारित थी, उस स्कीम में जो कुछ हुआ है, जिस तरह भाजपा को फायदे पहुंचाए गए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर मनी का एक्सटॉर्शन, पैसे की वसूलियारी जैसे कि रंगबाज लोग करते हैं, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी क्यों नहीं होनी चाहिए? जी, इस बात का इंतजार कर रहा है। जी, मैं प्रोफेसर, मुझे एक अंदेशा और है, क्योंकि मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूं, हर एक के मन में ये शक है, जिस तरह से 600 वकील हरीश साल्वे जी के नेतृत्व में, और जिनकी ज्यादा सबकी सहानुभूति भाजपा की तरफ है, उन्होंने एक पत्र लिखा। उस पत्र का मतलब क्या है वो समझ में अभी भी मुझे नहीं आया। 2 पेज का पत्र है, वकीलों द्वारा ड्राफ्टेड है, हरीश साल्वे उसको उसमें दस्तखत दे रहे हैं। उस पत्र का क्या मतलब है नहीं समझ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उसमें वक्तव्य तुरंत दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोग अब अदालत से एक इलेक्टोरल बॉन्ड में अदालत ने अपना जजमेंट दिया है। ये बिल्कुल इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। इनको डर ये है कि कहीं कोई दूसरा जजमेंट ऐसा और ना आ जाए, उसको रोकने के लिए। ये जो वकीलों वाला मामला, इस पे बहुत छोटी देखिए, वकीलों से पत्र लिखाया गया है, मैंने उसको ध्यान से देखा है, वो तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीतिक कार्रवाई है, इसके अलावा और वो कुछ भी नहीं है। और कोई भी उसको देख के बता देगा, इसीलिए प्रधानमंत्री के अलावा किसी ने उसके ऊपर रिएक्शन नहीं किया है। आप देखिए, उसकी वजह से पत्ता भी नहीं खड़का है, बस एक खबर बन गई है कि प्रधानमंत्री ने उसको टैग किया और उसके ऊपर रिएक्शन किया, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो गतिविधियां हैं, ये सब बचाव की गतिविधियां हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में वो बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। अब तो भाजपा के समर्थकों ने, जो टीवी के ऊपर भाजपा के समर्थन में निष्पक्ष पत्रकारिता की आड़ में कलाबाजियां खाते हैं, उन लोगों ने भी इसके पक्ष में बोलने से इनकार कर दिया है, चुप रहते हैं सब। जी, जी, मैं अटैक करता हूं, ये मेरे या दूसरे लड़के सब इस मसले पे चुप रहते हैं। बीच में ब्रेक होता है चाहे तो तब बात होती है इसके ऊपर, तब वो कहते हैं हाँ ये बात काम ठीक नहीं हुआ, लेकिन सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोलते। जी, मैं प्रो साहब चीन पे भी एक कुछ सवाल आपसे करने लगे, उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है। हाँ। मतलब मेरे लिए ये निर्मला सीतारमण जी, जो एक उनकी स्टाइल है बहुत एरोगेंट, सबको मतलब एक डिमीनिंग, उसी स्टाइल में उन्होंने नाविका कुमार जी को एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे टिकट कहा गया था लड़ने के लिए तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश से, लेकिन मैं लड़ूंगी नहीं, और उसका मुख्य कारण उन्होंने बताया कि आई डोंट हैव दैट टाइप ऑफ मनी। तो दैट टाइप ऑफ मनी क्या है? मतलब वो बीजेपी के पास बहुतायत में है, क्योंकि बीजेपी तो कहती है, और ये सेल्फ एडमिटेड है उनका। मतलब मुझे इससे भी ताज्जुब होता है कि विपक्ष इसका लाभ क्यों नहीं उठा रहा है। जो सवाल हम लोग पब्लिक इंडिया के मंच पे उठा रहे हैं, ये सवाल तो विपक्ष के प्रवक्ताओं को सबको पूछना चाहिए कि वो दैट टाइप ऑफ मनी क्या है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के पास है लेकिन निर्मला सीतारमण के पास नहीं है। और सीतारमण की प्रशंसा करनी चाहिए इस सवाल के ऊपर भाई, तभी तो आप भाजपा को घेरेंगे। ये करते क्यों नहीं है ये लोग? हमें तो लगातार देखिए, जो बात हम लोगों को सूझ जाती है, विपक्ष के लोगों को क्यों नहीं सूझती है? इस सवाल को तो अभी तक कोहराम मचा देना चाहिए था कि भाई दैट टाइप ऑफ मनी कौन सा है। ये दैट टाइप ऑफ मनी वही है जो कि अरविंद फार्मा से मिला था, ये दैट टाइप ऑफ मनी वही है जो कि डीएलएफ से मिला था, या उन 30 कंपनियों से मिला है जिनसे मनी एक्सटॉर्ट किया गया है। ये दैट टाइप ऑफ मनी क्या है? अखबारों में आर्टिकल आने चाहिए, व्हाट इज दिस दैट टाइप ऑफ मनी जी, और हु इज बीजेपी इज इक्विप्ड विद दैट मनी जी, भाई निर्मला सीतारमण इज एन एक्सेप्शन इन बीजेपी जी। नहीं, और हम लोगों को तो उनके पीछे भाई सहानुभूति होनी चाहिए कि दैट टाइप ऑफ मनी उनका मंत्रालय उसको एक्सटॉर्ट करता रहा, उनके मंत्रालय का पूरा वसूली थी और एक पैसा नहीं दिया इनको। मतलब ये भी नाइंसाफी है भाई, नाइंसाफी की पराकाष्ठा है, इस सवाल को उठाना चाहिए। हाँ, मतलब नाइंसाफी की सारा पैसा वसूल के इन्होंने दिया और उनको पैसा ही नहीं दिया। खैर, मैं तो साहब एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जैसा आपसे भी अभी चर्चा हुई, इस पे बात नहीं हुई है और ये प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। आप उस कॉन्क्लेव को बहुत क्लोजली देखे। ये अखिल एबीपी के कॉन्क्लेव में राजनाथ सिंह ने जो
चीन के बारे में वक्तव्य दिया है, जरा उसको आप हमारे दर्शकों को ठीक से समझा दीजिए। और वो बहुत चिंताजनक बात है जो हमारा रक्षा मंत्री जिस तरह से बोल देखिए, रहा है। राजनाथ सिंह जी ने बहुत ही संतुलित और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, जो राजनय की भाषा होती है, उस भाषा में उस वक्तव्य को दिया, और दरअसल वो वक्तव्य उसी भाषा में दिया जा सकता था। लेकिन उन्होंने अपने वक्तव्य में जो बातें कही, उसकी प्रमुख बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात, उन्होंने वक्तव्य में ये कही कि डिप्लोमेटिक बातचीत चल रही है, इसलिए इस मसले पर हम, उनसे पूछा ही गया था कि क्या चीन ने भारत की जमीन दाब रखी है, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि नहीं दाब रखी है। पूरे वक्तव्य में उन्होंने ये बात नहीं की कि चीन के पास हमारी 1 इंच जमीन नहीं है, जो उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था। वो बात उनकी निकल के नहीं आई। उन्होंने सच्चाई, क्योंकि ये बात सत्य नहीं है कि चीन के पास जमीन नहीं है, इसलिए उन्होंने उस झूठ को नहीं बोला, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डिप्लोमेटिक बातचीत चल रही है, एक जद्दोजहद है हमारे उनके बीच में, कोई चीज उनकी हमारे पास है, कोई हमारी चीज उनके पास है, ये उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। तीसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा कि भारत अभी पराजित नहीं हुआ है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत जीती हुई अवस्था में है, भारत विजय की स्थिति में है, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा भारत अभी पराजित नहीं हुआ। भारत के रक्षा मंत्री का ये वक्तव्य, जहां पूरे शांत भाषा में और सुविचारित तरीके से दिया गया, इसमें उनकी तारीफ हमें करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये बताता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार चीन के साथ में रक्षा नीति और विदेश नीति के मामले में काफी पिटी हुई स्थिति में है। इनका हाथ चट्टान के नीचे दबा हुआ है और वो आसानी के साथ उस हाथ को ये निकाल नहीं सकते। हकीकत ये, दिमाग ने एक सवाल ये भी पूछा, दिमाग ने कहा मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, जिस तरह आप जो ऊंची आवाज में जब आप ये कहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के बारे में कहते हुए आपकी आवाज इतनी नरम क्यों हो जाती है, इतनी मंद क्यों हो जाती है ये बात कहते हुए? तो राजनाथ सिंह जी उसका खंडन किया स्वाभाविक तौर पर, लेकिन हकीकत यह है कि कश्मीर का, वहां चीन का उस इलाके पर जबरदस्त कब्जा है। न केवल कब्जा है, बल्कि वो जो चाहता है वो कर रहा है। वो उसने बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और भारत सरकार उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनने से रोक पाने में भी असमर्थ है। यहाँ तक कि भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं, वो भी अपने वक्तव्यों में कहते हैं कि ये मसला बहुत ही नाजुक है, इस मसले को बहुत सावधानी से हल करना पड़ेगा। फिर खबरों में ये बातें नहीं आती क्योंकि सरकार ने अपने दबदबे से इनको रोक रखा है खबरों में आने से। लेकिन जो बहुत देश के बड़े बड़े सुरक्षा विश्लेषक हैं, वो जब अंग्रेजी के अखबारों में लिखते हैं तो उसमें वो सारे माइक्रो डिटेल्स आते हैं कि चीन वहां पर क्या कर रहा है और हम उसे क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। ये केवल मैं कहूंगा कांग्रेस और राहुल गांधी ने ही इस प्रश्न को उठाया है। हालांकि आजकल जितनी जिम्मेदारी से उठाना चाहिए था, आजकल वो भी नहीं उठा रहे हैं, लेकिन एक दौर में उन्होंने उठाया था। विपक्ष की अन्य पार्टियों ने इस सवाल को नहीं उठाया है। विपक्ष की अन्य पार्टियां भी इस सवाल को अगर ठीक से उठाती तो ये बेहतर होता और ये चुनाव के बीच में एक खासतौर से पढ़े लिखे समझदार जो मध्यवर्गीय और उच्च मध्यवर्गीय लोग हैं उनके बीच में ये एक चर्चा का केंद्र बनता। जी, मैं प्रोफेसर साहब एक चीज और दर्शकों के साथ शेयर कर लूं। मतलब ये कहीं औपचारिक रूप से नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो डोकलाम है, जो ट्राइसेक्शन है इंडिया, चाइना और भूटान का, वो डोकलाम की डील करीब करीब भूटान के साथ चीन की फाइनल हो चुकी है, क्योंकि हम उसको टेक्निकली वो भूटान का है और हम उसको भूटान को कहते हैं नहीं भाई भूटानी का रहेगा। और जो अभी चुनाव से जस्ट पहले मोदी जी भागे भागे भूटान गए थे, उसका एक बड़ा कारण ये था कि वो उनको था कि डील किसी तरह से इलेक्शन तक रुक जाए कम से कम, क्योंकि वो किसी दिन भी आ सकता है कि डोकलाम को ऑफिशियली भूटान उनके साथ कुछ दस्तखत करके उसका एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ दे देगा। मैं इस पे इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि ये चीन बिल्कुल आपके अंदर अब घुस चुका है, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे वो लद्दाख वाला सेक्टर हो, चाहे लद्दाख के लोग जिस तरह से कह रहे हैं, इस पे तो एक कोई श्वेत पत्र या कुछ इस तरह का तो पूछना चाहिए सिलेक्शन में लोगों को। बिल्कुल पूछना चाहिए। और ये भी फिर मैं एक बार कहता हूं, ये जिम्मेदारी विपक्ष की है। सरकार तो देखिए हर चीज को 7 परतों में रखने की कोशिश करेगी। सरकार चाहेगी नहीं सार्वजनिक जीवन में इनकी ऊपर चर्चा हो। कभी तो इसका सहारा लेंगे कि भाई देश की रक्षा सेनाओं के शौर्य पराक्रम के ऊपर शक किया जा रहा है। कभी कहते हैं कि रक्षा नीति एक ज्यादा नाजुक मसला है, बातचीत चल रही है, इसको सार्वजनिक रूप से बातचीत करना ठीक नहीं है। इस चीज को लाना चाहिए। अब संसद तो है नहीं और चुनाव चल रहा है, तो चुनाव के बीच में विपक्ष को क्यों नहीं लाना चाहिए? मुझे याद पड़ता है, पता नहीं मैं सही हूं तो आप मुझे, अगर सही नहीं हूं तो आप मुझे दुरुस्त कीजिए।
सोनिया गांधी ने जब पटना मीटिंग के बाद 9 मुद्दे अपने दिए थे इंडिया गठबंधन को, उन 9 मुद्दों में शायद एक मुद्दा चीन वाला मुद्दा भी था। तो अगर उन 9 मुद्दों के आधार पर एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनता तो ये मसला विपक्ष के महत्वपूर्ण मुद्दों के रूप में सामने आता, लेकिन ना उन्होंने न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया और इस चक्कर में वो मसला भी बाहर निकलने से चूक गया। जी मैं एक प्रोफेसर फिर से थोड़ा पॉलिटिक्स पे आ जा रहा हूं, मतलब जो इस समय इलेक्शन चल रहा है, एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों पे एक छोटी छोटी टिप्पणी इसलिए ले लूं कि इंडिया गठबंधन जो भी हो, रोध होके लड़ झगड़ के अंतोगत्वा वो अपने टिकट को मैनेज कर ले रहा है। वो पप्पू यादव का एक पुनिया वाला मसला था, वो करीब करीब सॉर्ट आउट है, बाकी चीजें सेट हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है, महाराष्ट्र भी ले दे के वो प्रकाश अंबेडकर जी का था, वो कई लोगों का शुरू से ही मानना था कि वो आएंगे नहीं साथ, उनके साथ जितनी भी आप जो आजमाइश कर लीजिए। इंडिया गठबंधन बाय एंड लार्ज अपनी जगह पे है, लेकिन बीजेपी के साथ तो उनके साथी लोग हाथ जोड़ ले रहे हैं कि भैया तुम्हारे साथ नहीं। बीजू जनता दल ने मना कर दिया, शिरोमणि अकाली दल तुम्हारे साथ नहीं, एआईडीएमके तुम्हारे साथ नहीं, मतलब आप कहीं पे भी इनको कोई साथी भी नहीं मिल रहा। जो जनता दल एस अभी तक कर्नाटक में नहीं फाइनल हुआ इनका। मैं थोड़ा इस पे कि एनडीए एज अ गठबंधन तो इस बार बिल्कुल नॉन स्टार्टर है। केवल एक बड़ी पार्टी है जिसने एनडीए का साथ देना स्वीकार किया है, वो है तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में। और तेलुगु देशम पार्टी भी जब शुरू में, देखिए हम लोगों को दक्षिण भारत की, उड़ीसा की, इन जगहों की थोड़ी जानकारी कम होती है, मैं खुद भी स्वीकार करता हूँ। जितनी गहरी जानकारी हम लोगों को दूसरे इलाकों की होती है उतनी इलाकों की नहीं होती है, तो देर में हमारे बात समझ में आती है और हम समझ पाते। अब जब तेलुगु देशम के साथ इनका गठजोड़ हो गया और भाजपा ने प्रचार करना शुरू किया, अब हम आंध्र प्रदेश की सफाई में वाईएसआर रेड्डी का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। लेकिन जब सर्वे हुआ और सर्वे में नतीजा निकल के आया तो पता चला कि भाजपा और तेलुगु देशम जब मिल जाते हैं तब उन्हें 42% वोट मिल रहे हैं और वाईएसआर रेड्डी को अकेले ही 41% वोट मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस के खिलाफ कोई बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है नहीं। और फिर उसने बहुत एक रैली की वहां पर, जगन मोहन रेड्डी ने, क्या शानदार विशालकाय रैली थी। उस तरह की रैली आज तक तेलुगु देशम वहां पर नहीं कर पाई। कि ठीक है, जब से चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया है, फिर उनकी रिहाई हुई है, तो तेलुगु देशम उनके प्रति थोड़ी बहुत हमदर्दी पैदा हुई है, तो वो थोड़ी मजबूत स्थिति में आए हैं वहां पर। लेकिन वहां पर वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस को कमजोर मानना या ये मानना कि उसके खिलाफ पूरी तरीके से चला जाएगा, ये नादानी होगी। आंध्र प्रदेश में भी इनका ये गठजोड़ जो है ये इन्हें बहुत ज्यादा फायदा नहीं दे पाएगा, हालांकि उनका दावा ये है कि हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर करेंगे। इसी तरीके से हम लोग उड़ीसा में आइए। उड़ीसा में जब से भर्तृहरि मेहताब भाजपा में गए हैं, जबकि वो हरे कृष्ण मेहताब के बेटे हैं शायद, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है, और वो बहुत बुद्धिमान आदमी है भर्तृहरि मेहताब, और वो जब भी कोई वक्तव्य वगैरह देते हैं तो उसमें बड़ी शार्पनेस होती थी। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। वो 5 बार से बीजू जनता दल के सांसद रहे और उसके बाद वहां चले गए। और उन्होंने पांडियन वाला सवाल उठाया है कि पूरी पार्टी जो है पांडियन के कब्जे में चली गई है, जो उनके सचिव हैं नवीन पटनायक के। हाँ, और अब उन्होंने आधिकारिक रूप से बीजू जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो उड़ीसा में क्या हो रहा है ये जरूर, उस पर मुझे अभी मेरा दिमाग पूरी तरह साफ नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ एक बड़े पैमाने पर कुछ एंटी इनकम्बेंसी बीजू जनता दल के खिलाफ वहां पर है, जिसको लेकर नवीन पटनायक भी चिंतित थे और इसलिए वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका समझौता हो जाए। भाजपा को भी लगा कि उसने पिछली बार 8 सीटें जीती थी, इस बार वो शायद समझौता करके 10, 11, 12 सीटें जीत लेगी भाजपा, तो दूसरे प्रदेशों में जो नुकसान होगा उसकी वहां पर रिकवरी हो सकती है। लेकिन साथ में भाजपा ने यह भी कोशिश की कि विधानसभा में भी हमारा हाथ ऊपर रहे। इसके लिए नवीन पटनायक तैयार नहीं हुए और कुल मिलाकर फिर वो उनके बीच में समझौता नहीं हो पाया। तो उड़ीसा में किस तरीके के चुनाव परिणाम होंगे, लोकसभा और विधानसभा दोनों में, इस पे हम लोगों को अपनी निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि नवीन पटनायक के विरोध में कुछ स्थिति वहां पर बन रही है। वहां पर भर्तृहरि मेहताब जैसा व्यक्ति जब वहां पर गया, और उससे पहले भी जय पांडा वगैरह भी जा चुके हैं भाजपा में,
और भी लोग बीजेपी में वहां पर जा सकते हैं। इससे मुझे एक और बात लगती है कि कांग्रेस को इस बीच में जो अपना विकास करना चाहिए था, उड़ीसा की राजनीति में अपना विस्तार करना चाहिए था, दोबारा अपने पुराने कदमों को तलाश करना चाहिए था, कांग्रेस शायद वहां पर नहीं कर पाई। जी, मैं लेकिन प्रोफेसर साहब, मैं एक चीज और, ये एक नैरेटिव की भी बात है और ये भी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जैसे उड़ीसा की बात करें तो भाई जना वापस आए कांग्रेस में। उधर अगर बात करिए तो ये कोई कहीं रिपोर्ट नहीं हो रहा है कि गुजरात में इनके एमपी लोग टिकट वापस कर रहे हैं बीजेपी का। राम टहल चौधरी का झारखंड में आना, तेलंगाना में बीआरएस के लोगों का टूट के आना, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के साथ इनका पैक्ट होना और ट्राइबल पार्टी के साथ वो होना, मतलब अपने छोटे छोटे जो चीजें हैं उनको स्टिच करके, जहां पे ये जीरो थे, यहां तो इन लोग थे ही नहीं, वहां पे अगर ये 10-15% का भी डेंट करते हैं सीट के दृष्टि से, तो मेरे ख्याल में बड़ा डेंट होगा। बीजेपी उसको उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी कहीं से। नहीं, देखिए, मैं तो बहुत शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां पिछली बार असाधारण प्रदर्शन किया था, वहां जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को 10% कर दिया जाए, घटा के 90% कम कर दिया जाए। ऐसा हो भी नहीं सकता है, संभव भी नहीं है। लेकिन हर जगह 10 से लेकर 15% अगर भाजपा के प्रदर्शन में गिरावट आती है, तो वो गिरावट संचित होकर भाजपा को 272 के काफी नीचे ले आएगी, क्योंकि उनके पास रिकवरी करने के लिए स्टेट्स नहीं है, रिकवरी करने के लिए उनके पास जगह नहीं है। रिकवरी हो सकती थी उनकी दक्षिण भारत में, जहां पे वो रिकवरी नहीं कर पाए, और पूर्वी भारत में जो उन्हें फायदा मिलने की उम्मीद थी, वो उस फायदे के ऊपर भी इस बार सवालिया निशान लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 130 से ज्यादा सीटें इन्होंने जिन क्षेत्रों से, जिन राज्यों से जीती थी, उन राज्यों में इस वक्त 2019 वाली स्थिति नहीं है। वो राज्य कौन कौन से हैं, इनको बार बार हम लोगों को गिनना चाहिए, बार बार लोगों के सामने पेश करना चाहिए। बिहार है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, मतलब ये राज्य हैं जहां पर उड़ीसा है, ये राज्य हैं जहां पर भाजपा ने 130 से ज्यादा सीटें पिछली बार मिला के हासिल की थी। और ये दोबारा 130 प्लस सीटें रिकवर करना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल बात है। अगर भाजपा ने इस इलाके से अपनी सीटें रिकवर कर ली, तो 303 प्लस सीटें उसके लिए सुरक्षित हैं। लेकिन अगर यहां से रिकवर नहीं हो पाएगा, तो 272 भी भाजपा के लिए एक सुरक्षित अंक नहीं है। नहीं, मैं बस चलते चलते एक अंतिम प्रश्न आपसे कर लूं। एक थोड़ा ये नैतिकता वाली बात है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है नैतिक रूप से केजरीवाल जी को तो रिजाइन कर देना चाहिए, अनैतिक बात है, ठीक है। अभी हिमाचल में एक काम ये किया कि स्पीकर कांग्रेस का है, तो ये जो 3 इंडिपेंडेंट लोग थे जिनको भाजपा ने जबरदस्ती इस्तीफा दिलाया, और वो इस्तीफा इसलिए दिलाया कि वो 3 इंडिपेंडेंट, अगर भाई इधर 2 रुपया किलो था तो उधर 3 रुपया किलो भी हो सकता था, वो तो भाव है, मतलब जो कौन किस रेट पे ले ले, तो वो उनको छोड़ ही नहीं रहे थे। उन इंडिपेंडेंट को, भाजपा को ये डर था कि अगर हम इस्तीफा नहीं दिलाएंगे तो ये उधर चले जाएंगे, तो उन्होंने उनका इस्तीफा दिला के अपने यहाँ ज्वाइन करा लिया। अब वो इस्तीफा दे चुके हैं, स्पीकर ने कहा है कि भाई हम 10 अप्रैल को अब जरा आपकी बात सुनेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा अनैतिक काम है। आपको लगता है कि जैसे जो भाजपा जो करती आई है उसमें इस तरह का जवाब देना ही ठीक है, या जो क्लीन पॉलिटिक्स है वो क्लीन पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लोगों को अपने हिसाब से भाजपा कुछ करती रहे? मैं थोड़ा ये इस पे आपका, मतलब भाजपा अनैतिक रहे, लेकिन वाला मसला हुआ है उससे, जिस तरह पांचों लोगों को भाजपा का टिकट मिला है उपचुनाव जाने के लिए, इससे भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक असंतोष है, और हिमाचल प्रदेश में भी असंतोष है, और बाकी जगहों पर जिस तरह दल बदलुओं को, एक दिन आदमी दल बदल करता है, दूसरे दिन उसको टिकट मिल जाता है, नवीन जिंदल को मिला, और ऐसे नए कितने उदाहरण पड़े हुए हैं। इससे भाजपा के अंदर एक लतीफा जोर पकड़ गया है, जिसका सोशल मीडिया पर भी लतीफा आ रहा है, आपने भी देखा होगा कि भाजपा में मांग उठ रही है कि भाई भाजपा के कार्यकर्ताओं को 33% आरक्षण दे दीजिए टिकट में। भाजपा के, अब हालत यह है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को टिकट, अगर आप भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी में गुजरी है, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको टिकट मिलेगा। अगर आप दूसरे दल से आए हैं और दल बदलू हैं और भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तब आपको अपेक्षाकृत ज्यादा सुनिश्चित है आपको टिकट प्राप्त करना, क्योंकि आप टिकट के लिए सौदा करके आए हैं वहां पर। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस के जो नकारात्मक पक्ष थे, जितने भी कांग्रेस में नकारात्मक पहलू थे,
जितने भी कांग्रेस के अंदर लगातार सत्ता में रहने से जो दुर्गुण पैदा हो गए थे और सत्ता की आराधना करते करते कांग्रेस ने अपना एक तरह से कबाड़ा कर लिया था, वो सारे के सारे कांग्रेस ने तो वो काम 50 साल सत्ता में रहने के बाद किया था। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9-10 साल में वो तमाम दुर्गुणों को न केवल अपना लिया है बल्कि हृदयंगम कर लिया है। तमाम दुर्गुणों को भाजपा उन तमाम दुर्गुणों की मूर्तिमान प्रतीक बन गई है। और जिस निर्लज्जता के साथ भारतीय जनता पार्टी ये काम करती है, वैसी निर्लज्जता कांग्रेस में भी नहीं देखी गई। कांग्रेसी चुप रहते थे, सवाल बोलते नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी तो जम के आगे बढ़ के इन चीजों का बचाव करती है। और ये चीज जी नहीं, मैं बीच में रोके, मैं सिर्फ एक आपको याद दिला रहा, मैं नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का, क्योंकि अगर पॉलिटिकली कोई यूपी में कुछ भी समझता है, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े महाबली थे, मतलब उनका भाई बड़ा पैर छूना होना था। वो कांग्रेस ने उनको लेकिन अपने यहाँ से टिकट कभी नहीं दिया, उनके यहाँ कोई लड़ाया नहीं, ये सब हरकत करती थी, इंडिपेंडेंट रहे, पीछे पीछे कर दिया, लेकिन उनको कभी पार्टी का टिकट नहीं दिया। अब बीजेपी में क्या हो गया है कि वो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ना, निर्लज होके किसी को भी अपने यहाँ ले लेगी, किसी को भी टिकट देगी। और निर्मला जी ने कहा है विनेबिलिटी इज द क्राइटेरिया, तो शायद ये वाली बात भी एक हो गई है। कांग्रेस करती थी लेकिन थोड़ा शर्म हया रखती थी। देखिए, विनेबिलिटी तो हमेशा ही क्राइटेरिया था। ऐसा कौन जिस उम्मीदवार के हारने का अंदेशा उसको टिकट कौन देता है? किस युग में टिकट मिला उसको? किसी युग में टिकट नहीं मिला किसी उम्मीदवार को। तो विनेबिलिटी हमेशा क्राइटेरिया था। जो पार्टी इस बात को जोर शोर से चीख के कहती है कि विनेबिलिटी क्राइटेरिया है, वो उसकी निर्लज्जता का सबूत है भाई। आप उसके आड़ में कितनी चीजों को छुपाएंगे आप? जी 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 साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और अगले हफ्ते तक तो पहले राउंड ऑफ वोटिंग बिल्कुल करीब रहेगा, क्योंकि आज या कल वापसी है चुनाव की, और कुछ यूपी स्पेसिफिक भी अगली बार बात किया जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।